नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आए हैं भाई, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे हम। ये साइकोलॉजी से संबंधित जैसे टेट परीक्षाएं हैं, कहीं भी एसटेट है, यूपी टेट या फर्स्ट ग्रेड में भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड है, उन सब के लिए उपयोगी है ये क्लास। और आज हम करेंगे भाई मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, ये अलग विषय कब बना, और इन सब के बारे में यानी कि साइकोलॉजी के बारे में आज हम देखेंगे भाई। अब देखो मनोविज्ञान क्या है भाई, देखो सीधा है, अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान, और मन जो शब्द है साइकोलॉजी में मस्तिष्क के लिए मन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मस्तिष्क का जो विज्ञान है वो क्या है भाई, मनोविज्ञान। लेकिन हमें शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना, अब हम देखेंगे धीरे धीरे कि है क्या। पहले देखो मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखते हैं भाई कब हुई। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व हम मान सकते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी की। और अगर हम साइकोलॉजी शब्द देखें तो ये रुडोल्फ गोयकिल की एक पुस्तक है साइकोलॉजिया, जो 1590 ईस्वी में लिखी थी उन्होंने। उसमें साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सब लिखेंगे और सब प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं, वही पॉइंट लिखवाए जाएंगे भाई। अब देखो भाई मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान पहले क्या था, दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी, आप सब जानते हैं ये फिलोसोफर हुए हैं बड़े बड़े, तो दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा क्या था, मनोविज्ञान अलग से कोई विषय नहीं था। और ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो पहले क्या था भाई, ये दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था। बाद में एक स्वतंत्र विषय बना भाई ये, और स्वतंत्र विषय कब बना भाई, आप सबको पता है कि विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में। और उसके बाद उन्हीं की देन है ये स्वतंत्र विषय की 1880 में फिर मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय में के रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा। यानी कि पहले क्या था, दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, और अब क्या है भाई, एक अलग विषय के रूप में हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी को। और ये स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया, 1880 ईस्वी में। और देन किसकी है, तो वो देन है भाई विलियम वुंट की। अब देखो हम देखते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसका जो प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो ये एक रुडोल्फ गोयकिल एक मनोवैज्ञानिक है भाई, इन्होंने 1590 में एक बुक लिखी जिसका नाम था भाई साइकोलॉजिया। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, जो आज हम एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना भाई, हिंदी है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, और सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो जफरनामा एक पुस्तक है उसमें हिंदी शब्द मिलता है। बाद में विषय के रूप में पढ़ते हैं वो अलग बात है। तो ये भी पूछा गया है यहाँ से भी कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, तो ये साइकोलॉजिया जो बुक है रुडोल्फ गोयकिल की, वहां पे मिलता है भाई क्या, साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले। अब देखो भाई ये साइकोलॉजी शब्द है, ऐसे लिखा हमने साइकोलॉजी शब्द। अब एक जो गैरिट नाम के एक मनोवैज्ञानिक है गैरिट, और एक है भाई पोम्पोलॉजी, ये दो जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने कहा कि दो शब्दों से मिलकर बना है ये साइकोलॉजी शब्द। अब देखो साइको और प्लस क्या भाई, लोगस, साइकोलॉजी शब्द इन दो शब्दों से मिलकर बना है। और इसका तो अध्ययन क्या है भाई, साइको यानी कि मन या मस्तिष्क या आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है भाई अध्ययन करना। और ये जो दोनों शब्द हैं साइको और लोगस,
ये ग्रीक भाषा के हैं। ग्रीक बोल सकते हो आप, ग्रीस बोल सकते हो, या यूनानी, कुछ भी लिखा आए। और ये पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि साइको कौन सी भाषा का शब्द है या लोगस, तो ये क्या है भाई, ग्रीक भाषा का शब्द है ये। और यही पोम्पोलॉजी ने भी ऐसा ही कहा है कि पोम्पोलॉजी के अनुसार भी ये साइको और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। और इन्होंने क्या कहा है भाई, गैरिट ने तो इसका अर्थ लिया था मन भी और आत्मा भी, साइको का। इन्होंने क्या, क्योंकि इन्होंने मन का विज्ञान कहा था, मनोविज्ञान को या मस्तिष्क का, तो ये है भाई मन, इसका अर्थ लिया इन्होंने। और इसका अर्थ है यानी कि अध्ययन करना, लोगस, यानी कि मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान है। अब एक बात, एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है कि साइकोलॉजी में जो मन है ये इसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मन को मस्तिष्क माना गया है भाई, मन को मस्तिष्क के रूप में, यानी कि मन का अर्थ होता है मस्तिष्क मनोविज्ञान के अनुसार। ये बात भी आपको याद रखनी है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं भाई कि दर्शन शास्त्र क्या है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, थोड़ी पहले समझ देखते हैं मौखिक रूप से कि हमारी 5 इंद्रियां हैं भाई, नाक, कान, आंख, जीवा और त्वचा। इन इंद्रियों के द्वारा हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो तब इंद्रिय ज्ञान, और इन इंद्रियों से परे जो ज्ञान होता है, जो हमारे द्वारा देखा सुना जाता है, वो ज्ञान है साधारण ज्ञान। और जो अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से भी जो परे का ज्ञान होता है ना, उसका अध्ययन करता है दर्शन शास्त्र। यानी कि दर्शन शास्त्र में अतीन्द्रिय ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहाँ? दर्शन शास्त्र में। तो अब देखो, सबसे पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, अब अरस्तु नाम के एक दर्शन शास्त्री हुए हैं, आप सब जानते हो। उन्होंने 16वीं शताब्दी में क्या कहा कि मानव का अध्ययन करना चाहिए। यदि हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करना है तो सबसे पहले मानव का अध्ययन करो। और मानव का अध्ययन, मानव में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भी आत्मा, यानी कि आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है हमारे अंदर तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया हम कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा, इंद्रिय, जो ज्ञान हमें आत्मा से प्राप्त होता है वही होता है भी मनोविज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। ये सबसे पहले कहा भाई अरस्तु ने, ये लिखो। अब हम देखते हैं कि आत्मा का विज्ञान, ये देखो 4 स्टेज आपको पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का, और फिर व्यवहार का विज्ञान। आज ये हम देखेंगे यहाँ, ये लिखो पहले। अब हम देखते हैं भाई सबसे पहले जो अरस्तु ने कहा था, आत्मा का विज्ञान। देखो भाई अरस्तु ने क्या कहा सर्वप्रथम, देखो भाई हिंदी में कई बार शब्द शुद्धि में अरस्तु पूछ लिया जाता है, आप लगाते हो छोटे ओ की मात्रा, वो गलत हो जाती है। अरस्तु क्या है भाई, अरस्तु ने हमें क्या बताया है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है, तो किसने? अरस्तु ने कहा। और इसका समर्थन किया फिर किसने? इनके गुरु थे भाई, जो प्लेटो ने भी किया है भाई, और भाई रुडोल्फ थे, डेकार्टे थे। इन सब ने क्या किया है भाई, अरस्तु का समर्थन किया है कि आत्मा का विज्ञान ही है ये मनोविज्ञान। क्योंकि आत्मा शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। और फिर हम बता सकते हैं कि मनुष्य के अंतःक्रिया या मानसिक स्थिति कैसी है।
उसको हम मनोविज्ञान के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन देखो अब विज्ञान आत्मा तो ठीक है भाई, ये तो दर्शन शास्त्र का विषय है, और आत्मा मूर्त नहीं है भाई, अमूर्त है। देखो दो शब्द आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेंगे भाई, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त तो होता है भाई मूर्त चीज, यानी कि जो आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हो। अमूर्त होती है भाई जो अदृश्य है, जिसको आप देख नहीं सकते। तो आत्मा को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। और विज्ञान तो उन चीजों को मानता ही नहीं जो दिखाई नहीं देती। जो चीज दिखाई नहीं देती फिर उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करें? तो इसलिए फिर 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते लोगों ने कहा कि नहीं, आत्मा का विज्ञान तो नहीं हो सकता विज्ञान। तो फिर क्या किया भाई, यानी कि आत्मा अमूर्त है, और अमूर्त का हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें, कैसे बताएं कि आत्मा में कैसी मानसिक स्थिति है उसकी, और वो किस तरह से इंद्रिय ज्ञान जो हमारी ज्ञान को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्राप्त करती है, और किस तरह से आदमी अपना आचार व्यवहार करता है। तो इस बात के ऊपर भी समर्थन 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये भी अस्वीकार कर दिया भाई कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। फिर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं भाई इटली के पोम्पोलोजी। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं भाई, लिखना चाहो तो लिख लेना इसमें कि आत्मा सर्वोपरि है इन्होंने कहा, और आत्मा का अध्ययन करो। इन्होंने कहा कि यदि मनुष्य को समझना है तो आत्मा का अध्ययन करो। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है भाई, मन का विज्ञान। ये किसने कहा भाई, पोम्पोलोजी थे, ये इटली। देखो ऐसे भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ के थे भाई, तो ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोलोजी। और इन्होंने कहा कि ये जो मनोविज्ञान है ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यानी कि मन के द्वारा ही हम अपनी मनुष्य की मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे मन है भाई, मन में ही विभिन्न विचार उठते हैं, उन्हीं के आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आत्मा का नहीं, ये मन का विज्ञान है। और फिर मन भी आप देखो कि मन भी अमूर्त है। मन क्या आप देख सकते हो, बता सकते हो कि शरीर के किस हिस्से में मन है? अगर उसको उस हिस्से को हटा दिया जाए तो मन नहीं होगा शरीर में, ऐसा नहीं है, ये भी अमूर्त है, दिखाई नहीं देता। यानी कि फिर कुछ अब देखो इनका समर्थन किया है एक दो जो इनका समर्थन किया भाई, एक तो भाई जॉन लॉक है, ये समर्थन करता पूछ लेते हैं भाई कई बार कि मन मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो उसके लिए लिख लो भाई जॉन लॉक है, जैसे रिचेरी है, या फिर एक है भाई थॉमस रीड है। ये सब क्या है भाई, इनका मानना है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। लेकिन ये भी अमूर्त होने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मान्य नहीं हुआ, क्योंकि विज्ञान तो अमूर्त चीज को मानता ही नहीं। तो फिर आगे हम देखेंगे भाई, फिर एक अगला जो स्टेप आता है वो आता है चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट ने जो कहा, तो लिखो भाई यहाँ आगे हम लिखेंगे, इसको लिखो आप आगे लिखेंगे फिर। तीसरे नंबर पे अब इनकी अवधारणा को भी मान्यता नहीं दी गई, और तीसरे नंबर पर फिर कहा गया कि चेतना का मनोविज्ञान है। चेतना का विज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है या चेतन अनुभूति का विज्ञान है। और ये किसने कहा भाई, विलियम वुंट ने कहा। अब विलियम वुंट के बारे में आप सब लोग जानते हो, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे भाई, और इन्होंने जर्मनी में एक प्रयोगशाला भी खोली थी मनोविज्ञान की। और जो एक अलग विषय के रूप में आज जो हम मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं
वो इन्हीं की देन है भाई। तो अब सबसे पहले तो इनके बारे में आप यही लिख लो। पहले इसका देखो भाई, चेतना या चेतन अनुभूति भी आप इसको कह सकते हो, चेतन अनुभूति का विज्ञान। अब चेतन क्या होता है? चेतना यानी कि संवेदना कह सकते हो आप। तो देखो भाई इसमें क्या है, विलियम वुंट ने क्या कहा कि ये चेतना का विज्ञान है। इसके समर्थक है भाई विलियम जेम्स भी हैं। विलियम जेम्स इनके शिष्य रहे हैं, लेकिन देखो इनके शिष्य रहे हैं विलियम जेम्स, और चेतना का विज्ञान है इस बात का समर्थन भी किया है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। ये संरचनावाद थी इनकी विचारधारा, और ये प्रकार्यवाद के समर्थक थे भाई, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब विलियम जेम्स ने भी इस बात का समर्थन किया। अब इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको बोलते हैं भाई चेतना या संवेदना। देखो हमारी 5 इंद्रियां हैं भाई। अब इन इंद्रियों से हम क्या करते हैं भाई, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सारी इंद्रियां मिलकर मस्तिष्क या आप ये लगाओ कहीं भी हमारे अंदर एक चेतनता प्राप्त होती है। कुछ भी हमने देखा, आंखों से देखा, कुछ कानों से सुना, जिह्वा ने कुछ स्पर्श किया, त्वचा ने, तो हमें कुछ ज्ञान जो होता है वो होता है इंद्रिय ज्ञान। और इंद्रिय जो ज्ञान होता है इसी को कहते हैं, ये इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है ना उसको कहते हैं संवेदना, या आप उसको चेतना भी कह सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारी 5 इंद्रियां जो ज्ञान हमें देती हैं, कोई देख के सुन के किसी तरह से भी, और उस ज्ञान से हमारे जो संवेदना या चेतना उत्पन्न होती है उसका अध्ययन करोगे तो वो क्या मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। यानी कि यदि मनुष्य को समझना है तो संवेदना या चेतना का अध्ययन करो। और देखो एक बीच में मैं आपको एक बात और बताऊंगी, जो हमारा विबोध एकेडमी नाम है ना भाई, देखो विबोध हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना विबोध, इसका मतलब भी होता है चेतना, चेतनता, चैतन्य। ये हमारी एकेडमी का नाम है तो बता दिया भाई, ये विषय में नहीं है शामिल। अब देखो ये जो ज्ञान है ये संवेदना है, ये कहा भाई किसने? विलियम वुंट ने। अब यही विलियम वुंट के बारे में थोड़ा सा यही लिख लो कि विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला स्थापित की थी भाई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। पूछी जाती है भाई, पूछी भी जाती है और पूछी भी गई है कई बार, आगे भी पूछी जाएगी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, और ये कब खोली गई थी भाई? ये खोली गई थी भाई 1879 में, और ये खोली गई थी कहाँ? लिपजिंग में। ये जर्मनी का एक शहर है भाई लिपजिंग, और वहां पे लिपजिंग विश्वविद्यालय है भाई, और वहां पर ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में खोली गई थी भाई क्या ये प्रयोगशाला मनोविज्ञान की। लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में खोली गई थी भाई, और यहाँ पर इसी प्रयोगशाला ने की देन है भाई एक अलग मनोविज्ञान विषय की। यानी कि इसी प्रयोगशाला खोल के इन्होंने सिद्ध कर दिया कि असल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के में शामिल करके अध्ययन करने का नहीं, बल्कि एक इतने विस्तृत अध्ययन करने का विषय है। इसको तो एक अलग विषय का रूप देना चाहिए। और फिर 1880 ईस्वी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा मनोविज्ञान का। ये हम लिख चुके हैं, लिखना चाहो तो फिर लिख लो। अब देखो भाई, अब हम आगे चलते हैं। इस पर भी असहमति होती है क्योंकि चेतना संवेदना को भी हम नहीं देख सकते। जो हमारी मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति ही तो होती है संवेदना। अब उसको हम कैसे देखें समझे, ये भी अमूर्त है। तो अब यहाँ पर भी क्या हुआ भाई, असहमति व्यक्त हुई। और फिर 20वीं सदी में जेबी वाटसन लेकर आए भाई व्यवहार का विज्ञान। ये तीसरी स्टेज थी, ये है भाई चौथी। ये देखो भाई, ये बहस चल रही है कि मनोविज्ञान है ये है आखिर क्या, इसको किसके अंतर्गत लिखें। तो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा भाई?
ये कहा भाई जे बी वाटसन, जॉन ब्राडस वाटसन ने क्या कहा कि ये व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है भाई। अब देखो जो 20वीं शताब्दी में, यानी कि 1912-13 की बात है, ये 20वीं शताब्दी आप लगा के चलो, और अगर सन लिखना चाहो तो कब की है भाई, ये 1912-13 में जेबी वाटसन ने कहा कि ये क्या है भाई, व्यवहार का विज्ञान है। और इसका समर्थन किसने किया, तो इसका समर्थन किया भाई B.F. स्किनर ने, और एक किया भाई ये जो है क्लार्क हल है, इन्होंने, और पावलोव जो है E.P. पावलोव, इन्होंने क्या किया भाई, समर्थन किया है व्यवहार के विज्ञान का। ये लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अब देखो भाई, व्यवहार का विज्ञान कहा, इनकी एक पुस्तक थी भी जेबी वाटसन की, व्यवहारवाद। इसमें उन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है इसको, मनोविज्ञान को। तो ये पुस्तक भी कई बार पूछ ली जाती है, तो लिखो व्यवहारवाद। ये पुस्तक है भाई 1924 ईस्वी में लिखी गई थी जेबी वाटसन के द्वारा, और इसमें कहा गया था कि ये व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार क्या है भाई, अगर हम व्यवहार देखें तो व्यवहार क्या है, मानसिक स्थिति का बाहरी रूप, यानी कि हमारी मानसिक जो स्थिति है, मानसिक स्थिति का बाहरी रूप। अब देखो ये परिभाषा है व्यवहार की। बाहरी रूप कैसे, जैसे आपने हम कुछ, जैसे कोई भी दो आदमी खड़े हैं, 2 3 4 5 जितने भी, और कोई हमें अपशब्द बोलता है तो हमें गुस्सा आता है, वो हमारी मानसिक स्थिति यहाँ थी। और फिर हम जो गुस्सा दिखाते हैं वो क्या है, बाहरी रूप, यानी कि हमारे यहाँ। और अगर कोई हंसी की बात है तो यहाँ मानसिक स्थिति हमारी थी खुश मिजाज, और फिर हम हंसने लगते हैं, यानी कि वो क्या है, हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार ही हमने व्यवहार किया। ये क्या है, व्यवहार होता है भाई। अब देखो इसमें क्या है कि अब वाटसन ने क्या कहा कि भाई व्यवहार का विज्ञान है, और फिर आज जो वर्तमान में माना जाता है मनोविज्ञान को, वो व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है भाई। इस बात को याद रखना। अब मान लिया गया है, यानी कि उन पहले जो 3 थी, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान, उन पे असमर्थता व्यक्त की। और अब मान लिया गया सर्वसहमति से कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब देखो भाई, एक है विलियम मैकडूगल है भाई, ये एक व्यक्ति, 1-2 तथ्य हैं, ये भी परीक्षा उपयोगी लिखवा देते हैं, आगे तो फिर अगली क्लास में करेंगे। जो विलियम मैकडूगल है, इन्होंने एक कथन कहा है, और वो कई बार पूछ लिया जाता है भी। जैसे देखो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1908 ईस्वी में इन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक बुक लिखी हुई। यानी कि अगर हम हिंदी में कहें, ये लिखी हुई 1908 में, अगर हम हिंदी में इसको कहें तो इसका अर्थ है मनोविज्ञान की अवधारणा, या मनोविज्ञान की एक अवधारणा, या मनोविज्ञान की अवधारणा। इसमें इन्होंने क्या किया है, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है इस पुस्तक में। अब जैसे देखो, हमने देखा कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिला, साइकोलॉजिया बुक में। इसी तरह से ये विलियम मैकडूगल की जो बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है।
और एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि इसी पुस्तक में चेतना शब्द की कटु आलोचना की गई है, या ये लगाओ कि चेतना शब्द को बहुत बुरा बताया गया है। भाई इस पुस्तक में क्या किया गया है, जो चेतना शब्द है उसको बुरा बताया गया है। चेतना शब्द की तो आलोचना की है इन्होंने, और व्यवहार शब्द का समर्थन किया है। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान की अवधारणा अपनी पुस्तक में। अब देखो एक दो प्रश्न हम देखते हैं भाई, जैसे एक विलियम वुडवर्थ है भाई, इनका एक कथन पूछ लिया जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसी से संबंधित है। वो लिखते हैं यहां, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्याग दिया, इसके बाद इन्होंने चेतना को त्याग दिया, और वर्तमान में ये व्यवहार का विज्ञान है। ये कहा है भाई विलियम वुडवर्थ ने। इसके बाद चेतना को त्याग दिया, और अब वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और ये कहा है भाई, किसने कहा है, ये वक्तव्य है, एक कथन है किसी का, ये कहा भाई विलियम वुडवर्थ ने। ये ऐसे कि ऐसे पूछा जाता है परीक्षा में कि ये कथन किसका है, तो ये विलियम वुडवर्थ का है भाई। इसी तरह से देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का जनक, देखो एक दो प्रश्न बनेंगे भाई यहां से। देखो मनोविज्ञान का जनक, सर इंक डालो दूसरे मार्कर में, मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई, तो हम बताएंगे भाई क्या, अरस्तु। अगर मनोविज्ञान का आधुनिक जनक पूछा जाता है तो फिर हम बताएंगे भाई विलियम वुंट। और एक बार पूछा गया भाई मनोविज्ञान की जननी, तो फिर दर्शन शास्त्र है, आप सब जानते हो। मनोविज्ञान की जननी कौन है भाई, दर्शन शास्त्र। देखो ये दर्शन शास्त्र वाला प्रश्न तो पूछा गया है भाई कई बार। अब देखो भाई यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। और एक बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, और फिर उसमें 4 ऑप्शन दिए गए और एक गलत था। तो ये हमें अब 15 क्षेत्र है मनोविज्ञान के, वो लिख लेते हैं, आगे फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम देखते हुए मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब देखो भाई मनोविज्ञान के क्षेत्र कई बार पूछे गए हैं, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र लिखो भाई, अब देखो भाई एक तो है भाई सामान्य मनोविज्ञान और एक असामान्य मनोविज्ञान। दूसरा क्या है भाई, असामान्य।
तीसरा है भाई समाज विज्ञान। देखो मनोविज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं भाई, मनोविज्ञान में हम छात्र यानी कि बच्चों का अध्ययन करते हैं, बाल विज्ञान हो गई वो, समाज का अध्ययन मानव का अध्ययन करते हैं वो समाज विज्ञान हो गया। इसी तरह से देखो यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें मनोविज्ञान में तो क्या है भाई, छात्र के बारे में, विद्यालय के बारे में यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में, और विद्यालय एक्टिविटी जो होती है ना उनके बारे में हम देखते हैं अध्ययन मिलता है, करते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो देखो भाई समाज मनोविज्ञान है, फिर एक बाल मनोविज्ञान है भाई, फिर है भाई एक है भाई प्रौढ़ मनोविज्ञान है, फिर एक है भाई पशु मनोविज्ञान है, देखो भाई एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है और विकल्प में क्या था भाई, मानव, पशु, पक्षी या सभी का। तो देखो मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है भाई प्राणियों का, तो यानी कि उस प्राणियों में क्या मानव, पशु और पक्षी सभी आएंगे, ये बात याद रखनी है। तो पशु मनोविज्ञान है, और अलग से जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, इसी तरह से जैसे तुलनात्मक मनोविज्ञान है, चिकित्सा मनोविज्ञान है, फिर देखेंगे भी हम औद्योगिक मनोविज्ञान है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, देखो भाई अगली है भाई किशोर मनोविज्ञान है, ये शाखाएं हैं भाई मनोविज्ञान की अलग अलग। और फिर क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, और फिर क्या है भाई परा मनोविज्ञान है एक, और एक क्या है भाई फिर निदानात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान। ये भाई मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। ये 15 जो शाखाएं हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इन 15 में से कोई 3 उठाई जाएंगी और एक कोई अलग से रख दी जाएगी, और फिर पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा या कौन सा क्षेत्र नहीं है। इन क्षेत्रों में मनोविज्ञान काम करता है अपना, और अलग अलग से इन शाखाओं पर अपने अध्ययन करवाए जाते हैं मनोविज्ञान में। तो ये हमने देखा भाई मनोविज्ञान का प्रारंभिक जो आप कह सकते हो कि मनोविज्ञान की जो एक रूपरेखा थी, किस तरह से मनोविज्ञान आया, कैसे कैसे उसमें फिर वाद विवाद आए, आखिर में एक सर्वसहमति बनाई गई। और फिर हम मनोविज्ञान के अंतर्गत ज्यादातर देखोगे तो आप छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम या पाठ्य परिसर के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं भाई। अब हम आगे जो महत्वपूर्ण, देखो मैं ये नहीं कहती कि आपको संपूर्ण साइकोलॉजी हम करवाएंगे, लेकिन क्योंकि समय कम है और परीक्षा नजदीक है तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साइकोलॉजी के वे सभी हम करवाएंगे यहाँ आपको। और इस तरह की वीडियो आप देखने के लिए हमारे विबोध एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।